गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिय छात्रों। आज की क्लास में हम लोग क्लास 7th की साइंस का चैप्टर 12 12वां पाठ, जिसका नाम है पादप में जनन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान का 12वां पाठ। तो सभी बच्चे अपनी साइंस की बुक ओपन करके रख लेंगे, और साथ में जिन बच्चों के पास बुक नहीं है तो मैं चलिए बुक भी आपको शेयर कर देता हूं, उसी से हम लोग पढ़ते हैं आज। गुड मॉर्निंग स्वाति, आवाज आ रही है? चलिए, तो बच्चों आज का जो हमारा पाठ क्या है, पादप में जनन। बच्चों, प्रत्येक सजीव अपने वंश को, अपनी जाति को बचाए रखने के लिए जनन करता है, यानी कि संतान उत्पन्न करता है। सभी सजीव, सभी जीव अपने जैसे बच्चों को पैदा करते हैं, और बहुत से बच्चों के घर में गाय भी होगी और उन्होंने गाय को और गाय के बछड़े को भी देखा होगा। तो बच्चों, आज का जो हमारा पाठ है इसी पे आधारित है कि सजीवों में जन्म कैसे होता है। तो पिछली कक्षा में, कक्षा 6 में आपने जीव जंतुओं में जन्म कैसे होता है इसके बारे में जाना था। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे पादप में जन्म कैसे होता है, अर्थात पौधे अपने बच्चे कैसे पैदा करते हैं, वो अपनी संख्या कैसे बढ़ाते हैं। इस विषय पे आज हम लोग बात करेंगे। बच्चों, एक मिनट, मैं एक पॉइंटर ले लूं, हाइलाइटर, इसके बाद आगे पढ़ते हैं बुक को। बच्चों, जो पौधों में जनन की हैं वो दो विधियां हैं। दो तरीके से पौधे अपने संतान को जन्म देते हैं। पिछली कक्षा में, कक्षा 6 में आप लोगों ने पुष्प के विभिन्न भागों से परिचित हुए थे कि पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं। ये बात आप लोग पिछली कक्षा में जान चुके हैं। बच्चों, पौधों के विभिन्न भाग जैसे जड़ हो गया, तना, पत्तियां, ये पौधे के कायिक भाग कहलाते हैं। ये उनका शरीर है, उनकी काया है, इनको हम लोग बोलेंगे कायिक भाग। किनको किनको? जड़ को, तना को, पत्तियों। तो पौधे के कौन से भाग हो गए? कायिक भाग। पुष्प वाला भाग जो पौधे का है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जनन। तो पौधे का जो जनन अंग है वो क्या है? पुष्प है। तो बच्चों, पौधों में जो संतान उत्पन्न की विधि है वो दो तरीके से पौधों में संतान उत्पन्न करते हैं पौधे। तो पहली जो विधि है वो है अलैंगिक विधि, यानी उसमें पुष्प की कोई जरूरत नहीं होती। अलैंगिक विधि में लैंगिक अंगों की कोई आवश्यकता नहीं। तो अलैंगिक विधि के अंतर्गत पहली जो विधि है उसे बोलते हैं कायिक प्रवर्धन विधि। कौन सी विधि बोलेंगे? कायिक प्रवर्धन विधि। कायिक प्रवर्धन विधि में क्या होता है बच्चों? आप लोग अपने घरों में बहुत से बच्चे गुलाब की कलमें लगाए होंगे, और बहुत से बच्चों ने मनी प्लांट भी जरूर लगाया। तो बच्चों, कायिक प्रवर्धन विधि में पौधे की काया से, पौधे के शरीर से ही नए पौधे जन्म ले लेते हैं। यानी इसके लिए उन्हें बीज बोने की, बीज रोपित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। कायिक प्रवर्धन विधि में काया से, यानी उसकी जड़ से, तना से या फिर पत्ती से नए पौधे पैदा होते हैं। गुलाब की कलम आप लोग कैसे लगाते हैं? गुलाब का जहां भी पेड़ लगा हुआ है, जहां भी गुलाब की झाड़ी लगी हुई है, क्या करते हैं? उससे
कटर से उसका तना छोटा सा काट लिए और उसको मिट्टी में लगा दिए और उसी से गुलाब का नया पौधा तैयार। इसी प्रकार मनी प्लांट कैसे हम लोग लगाते हैं, मनी प्लांट का क्या बीज होता है क्या, है ना, उसकी काया से ही, उसके तने से ही नया पौधा पैदा होता है। तो मनी प्लांट को लगाना है, मनी प्लांट के तने को तोड़े और मिट्टी में लगा दिए, नया मनी प्लांट का पौधा तैयार। और इन पौधों की एक विशेषता होती है, जैसा कि जनक पौधा है जो जिससे आपने उस कलम को अलग किया है, उसी प्रकार के नए पौधे जन्म लेंगे। यानी नए बनने वाले पौधे कैसे होंगे, अपने माँ की तरह, जहां से उसे आपने प्राप्त किया है उसी प्रकार की फोटोकॉपी बिल्कुल सेम होगी, है ना। जैसे आप किसी भी पेपर की अपने मार्कशीट की फोटोकॉपी कराते हैं तो सेम दूसरे कागज में भी उसी प्रकार से वो चीजें अंकित हो जाती है। उसी प्रकार से कायिक प्रवर्धन द्वारा जो भी पौधे बनते हैं वो सेम अपने किसके जैसे होते हैं, वो अपने जनक की तरह होते हैं, क्योंकि उसी से वो प्राप्त किए गए हुए। जबकि लैंगिक जनन में क्या होता है, लैंगिक जनन में दो चीजें मिलके नए पौधे बनते हैं। एक तो नर युग्मक मिलते हैं और मादा युग्मक, यानी उसमें दो चीजों का प्रभाव हो सकता है नए जन्म लेने वाले पौधे में। लेकिन कायिक प्रवर्धन द्वारा जो नए पौधे बनते हैं उनमें इस प्रकार की समस्या नहीं होती, वो अपने जनक की तरह ही बिल्कुल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चर्चा की गई है। ये देखिए आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि कायिक अंग से किस प्रकार से नए पौधे जन्म लेते हैं। तो यहाँ एक छोटी सी बड आप देख रहे हैं, छोटी सी कली देख रहे हैं। तो कली वाले भाग को आप यहाँ से अलग करके मिट्टी में लगा देंगे तो नया गुलाब का पौधा तैयार हो जाएगा। इसे हम लोग कली बोलेंगे। पर्व संधि से बहुत सारी कलियां निकली हुई आप देख रहे हैं। इसी प्रकार बच्चों आलू से और अदरक से भी हम लोग नया पौधा पैदा कर सकते हैं, नए पौधे लगा सकते हैं। अदरक के बीज नहीं होते हैं, इसी प्रकार से आलू को भी आप कई टुकड़ों में काट कर, आलू को यदि आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो उसमें छोटी छोटी सी कुछ संरचनाएं आपको दिखाई देंगी। आलू बीच बीच से कटा फटा सा आपको दिखाई देगा। उसे हम लोग बोलचाल की भाषा में आंख भी बोलते हैं। तो वहां से आपको आलू को ये ध्यान रखना है, आलू को काटते समय उसकी आंख न कटने पाए। और आलू के यदि आप कई टुकड़े कर दें और जमीन पे गाड़ दें तो उससे आलू का नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो जनन हो रहा है वो काया से हो रहा है, इसलिए इसका नाम है कायिक प्रवर्धन। इसी प्रकार बच्चों पत्थर चटा के पौधे के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। पत्थर चटा के पौधे से नए पौधे कैसे पैदा होते हैं, तो उसके पत्तियों से पैदा होते हैं। पत्थर चटा की जो पत्ती होती है किनारे में कटी फटी सी, वहीं से छोटी छोटी सी कलिका जैसी निकलती है और पेड़ से अलग होने के बाद जैसे ही पत्ती जमीन पे गिरती है तो वहीं से वो पत्तियां अपना जो छोटी छोटी सी कलिकाएं हैं वो अपना पोषण प्राप्त कर बड़ी होकर नए पौधे को जन्म दे देती है। इस प्रकार से कायिक प्रवर्धन के द्वारा नए पौधे बच्चों पैदा होते हैं। ये देखिए आलू यहाँ पर आप देख रहे हैं, आलू के आंख वाले भाग से, पर्व वाले भाग से किस प्रकार की संरचनाएं निकल रही हैं। इस आलू के लिए हम कई भाग करके मिट्टी में गाड़ देंगे, मिट्टी में लगा देंगे तो उससे नए पौधे जन्म ले लेंगे। इसी प्रकार अदरक से देख रहे हैं, अलग अलग पर्व से इनको अलग कर दिया जाए अदरक को और मिट्टी पे लगा दिया जाए तो नए पौधे जन्म ले लेते हैं। इसी प्रकार आगे देखेंगे आपके सामने पत्थर चटा की पत्ती है और देखेंगे इसकी पत्तियों से किस प्रकार से पौधे उत्पन्न हो रहे हैं। और यह पत्ती जो है अपने मात्र पौधे से अलग होकर मिट्टी में गिरकर नए पौधों को उत्पन्न करती है, नए पौधों को जन्म देती है। दूसरी जो अलैंगिक जनन की विधि है बच्चों वो है मुकुलन। आपने ईस्ट के बारे में पढ़ा होगा बच्चों। ईस्ट जो है वो एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है? एक कोशीय जीव है। और किस प्रकार ये अपनी संख्या बढ़ाता है?
यदि इसके लिए आप कुछ प्रयोग कर सकें, क्या करना होगा इसके लिए, आपको ईस्ट का थोड़ा सा पाउडर लाना पड़ेगा और एक किसी पात्र में यदि हम थोड़ा सा पानी ले लें, थोड़ा उसमें शक्कर डाल दें और ईस्ट का पाउडर डाल दें और कुछ घंटों के पश्चात उसे यदि हम स्लाइड पे लेकर देखें सूक्ष्मदर्शी से, तो हमें बहुत सारे ईस्ट की कलिकाएं उसमें दिखाई दे देंगी। बढ़ते हुए ईस्ट, गुणन करते हुए ईस्ट हमें स्लाइड में प्राप्त हो जाएंगे। तो ईस्ट में जो बच्चों जनन होता है वो भी कलिका जैसे जनन होता है। यहाँ चित्र में देख रहे हैं आप, देखिए ईस्ट कोशिका थी, धीरे धीरे से ईस्ट कोशिका से कलिका विकसित हो गई, ये देखो, और नवीन जो कलिका है धीरे धीरे बड़ी होगी और टूट जाएगी, यहाँ से अलग हो जाएगी और एक ईस्ट कोशिका से कई ईस्ट कोशिकाएं बन जाएगी। चित्र में भी आप देख रहे हैं। अलैंगिक जनन की जो अगली विधि है वो खंडन विधि है। आपने तालाबों तथा ठहरे हुए पानी तथा जलाशयों में हरे रंग के कुछ गुच्छे से तैरते हुए जरूर देखे होंगे। वो क्या है बच्चों, वो एक काई है ना, शैवाल है, और स्पाइरोगैरा जो शैवाल है उसमें खंडन विधि के द्वारा वो अपनी संख्या बढ़ाती है। तो खंडन विधि के द्वारा इस प्रकार से खंड खंड में जो उसका तंतु है टूटता जाता है और नए पौधे को जन्म देता है। इसे, इस विधि को हम लोग खंडन विधि कहते हैं। इस विधि के द्वारा भी बहुत से पौधे अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। बीजाणु निर्माण, आपने बच्चों कई बार ब्रेड में या फिर चमड़े की सामग्रियों में कुछ संरचना, काली काली सी संरचना देखी होगी, ब्रेड पे काले काले से धब्बे देखे होंगे, है ना। वो क्या है, वो कवक है, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, कवक। कवक भी बड़े होकर, यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं, इस प्रकार की संरचना बना लेते हैं और इसके अंदर बहुत पाउडर जैसी, पाउडर के समान बीजाणु पैदा हो जाते हैं और ये टूटकर फूटकर हवा में उड़कर नई जगह में जाकर, अनुकूल परिस्थितियों में जाकर नए पौधे को जन्म देते हैं। इस विधि के द्वारा भी बहुत से सजीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। अध्याय 1 में आपने पढ़ा कि डबल रोटी में वायु में उपस्थित बीजाणु से कवक उग जाते हैं। क्रियाकलाप को दोहराना है आपको। क्या करना है, रुई, डबल रोटी पर रुई के जाल में बीजाणुओं को देखिए, कुछ बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तो उसे वायु में तैरते रहते हैं। चूंकि बहुत हल्के होते हैं इसलिए लंबी दूरी तय कर सकते हैं। बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका होता है, इसलिए लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित होकर नए जीवों को जन्म देते हैं। इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने जाना कि पौधे जो अपनी संख्या बढ़ाते हैं, पौधों में जो जनन होता है वो कायिक प्रवर्धन के द्वारा, खंडन के द्वारा, मुकुलन के द्वारा और बीजाणु निर्माण के द्वारा, इस तरीके से बहुत सारे जो सजीव हैं अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। दूसरी पौधों में, पादपों में जो जनन की जो दूसरी विधि है उसे हम लोग बोलते हैं लैंगिक जनन। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में पौधों के में पुष्प बच्चों लगते हैं और पौधों में पुष्प दो तरह के हो सकते हैं। एक तो नर पुष्प और दूसरा मादा पुष्प, और कभी कभी दोनों जो जनन अंग है वो एक में ही उपस्थित होते हैं। तो पुष्प क्या है, पौधों के जनन अंग है। तो पुष्प की संरचना आप लोग जानते हैं, पुष्प में एक स्त्री केसर भाग होता है और एक पुंकेसर केसर भाग होता है। तो कभी कभी जो नर जनन अंग है दूसरे प्लांट में हो सकते हैं और मादा जनन अंग दूसरे प्लांट में हो सकते हैं, और कभी कभी दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। तो पहले ये तो जान लें, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पुंकेसर का चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये पुष्प का नर जनन अंग, पराग कोश है ऊपर
और पराग कोश के अंदर परागकण निर्मित होते हैं। और नीचे एक सूत्र की तरह संरचना देख रहे हैं, इसे हम लोग कुतंतु कहते हैं। स्त्री केसर का चित्र भी आप देख रहे हैं। ऊपर वाले भाग को वर्तिका और उसके जो गर्दन है थोड़ी सी पतली है उसे वर्तिका, और निचले भाग को क्या बोलेंगे, अंडाशय। अंडाशय के अंदर अंडाणुओं का, ओव्यूल का निर्माण होगा। तो नीचे ओवरी हो गई आपकी, ऊपर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, और इसी के अंदर ओव्यूल्स बनेंगे आपके। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कैसे अंडाशय में छोटे छोटे बीजांड या अंडाणु किस प्रकार से व्यवस्थित लगे हुए हैं। तो आगे जानेंगे परागण के बारे में। बच्चों, परागण की क्रिया में क्या होता है? परागण की क्रिया में पुष्प के जो नर जनन अंग है, यानी जो परागकण है, वो क्या करते हैं, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तब परागण की क्रिया होती है। जब परागकण नर जनन अंग से परागकोश से उड़कर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर इस भाग पर पहुंचेंगे, ये भाग में कुछ चिकना सा पदार्थ रहता है, वहां से वहां जब इस भाग पे गिरेंगे तो वहीं से अंकुरित होकर उनसे परागकणों से एक सूत्र जैसी संरचना निकलती है। उसी प्रकार जैसे आप पानी में जब चने को फुला देते हैं तो सफेद सा धागे जैसी संरचना एक निकलती है, उसी प्रकार से परागकण भी अंकुरित होकर एक सूत्र जैसी संरचना निकालता है। और जो बीजांड है, यहाँ पर जो बीजांड है, अंडाणु है जो, उनसे यह मिलकर दोनों युग्मक इकट्ठा हो जाते हैं और युग्मन की क्रिया होती है, और या फिर इसे कह सकते हैं परागण की क्रिया होती है, जिसके द्वारा पौधों में क्या फिर उत्पन्न होगा, फल उत्पन्न होते हैं, फल लगते हैं। आप लोग बसंत के मौसम में आमों में पुष्प के गुच्छे लगे हुए जरूर देखे होंगे, है, जिसे हम लोग गौर कहते हैं। तो आम बसंत ऋतु में आम के पेड़ में कुछ पुष्प के गुच्छे, बहुत सारे पुष्प के गुच्छे लग जाते हैं, और उन्हीं से जो आपको आम, रसीले मीठे आम खाने के लिए मिल रहे हैं, उन्हीं पुष्पों से वो आम तैयार हो जाते हैं। तो कैसे तैयार होते हैं? तो परागण पहले होगा, इसके बाद फिर परागण के पश्चात फल बनेगा, और फल बनने के पश्चात वो फल पकेंगे, और उस आम को जब आप खाते हैं तो सामान्य रूप से खाने के पश्चात इधर उधर उसकी गुठली हम लोग फेंक देते हैं, और वो गुठली मिट्टी के जब संपर्क में आती है तो अंकुरित होकर नए पौधे को पैदा करती है, उत्पन्न करती है। इस प्रकार से बीजों से नए पौधे जन्म लेते हैं। देखिए यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है परागण के लिए स्वपरागण और परपरागण को बताया गया है। तो स्वपरागण क्या है? जब उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं स्वपरागण। दूसरे पुष्प के पास जाने की जरूरत नहीं है, तो हवा से उड़कर या फिर कीटों के द्वारा जब ये परागकण उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, इस क्रिया को क्या बोलेंगे? स्वपरागण। जब उसी प्रजाति के परागकण उड़कर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, इसे बोलेंगे परपरागण। यानी स्वपरागण में एक ही पुष्प होता है और परपरागण की क्रिया में दो पुष्प भाग लेते हैं। एक पुष्प का परागकण होता है, दूसरे पुष्प का अंडाणु होता है। इस क्रिया को हम लोग परपरागण बच्चों बोलते हैं। निषेचन नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन यानी मिलने से द्वारा जो नई कोशिका बनती है, उनके मिलने से एक नई कोशिका बनती है, जिसे हम लोग युग्मनज कहते हैं। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन के प्रक्रम को निषेचन कहते हैं। युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। देखिए यहाँ पर युग्मनज बनने की क्रिया को दिखाया गया है। तो सबसे पहले क्या हुआ है?
ये क्या है, ये स्त्री केसर भाग, ऊपर वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, और ये अंडाशय है जहां पर अंड कोशिका है, जहां पर अंडाणु है, ये वो वाला भाग। उसी पुष्प का परागकण या किसी दूसरे पुष्प का परागकण, उसी प्रजाति के किसी दूसरे पुष्प का परागकण जब स्त्री केसर के ऊपर आकर, वर्तिकाग्र के ऊपर आकर गिरता है, क्या है, यह अंकुरित हो जाता है और एक नलिका से इससे निकलती है। और नलिका देखिए, पराग नलिका बड़ी होकर कहां पहुंच गई, ये अंडाणु के अंदर प्रवेश कर गई, अंडे के अंदर प्रवेश कर गई, और इसका जो केंद्रक था वो दूसरे केंद्रक से, अंडाणु वाले केंद्रक से परागकण का केंद्रक दोनों मिल गया। यहाँ पर मिलने की क्रिया हो रही है और ये युग्मनज का निर्माण हो रहा है, और इसके पश्चात क्या होगा, फल बनेगा बच्चों। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। बीजांड से बीज विकसित होकर होते हैं। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीज का आवरण के अंदर रहता है। कुछ फल गूदेदार और रसीले होते हैं, जैसे आम, सेब और संतरा। कुछ फल कठोर भी होते हैं, जैसे बादाम और अखरोट। बीज का प्रकीर्णन, बीज एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जाते हैं, बीज कैसे प्रकीर्णित होते हैं, इसके बारे में आगे आपको बताया गया है। तो तरह तरह के बीजों को भी आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, है ना। गर्मी के मौसम में धतूरे का बीज किस प्रकार से हवा में उड़ता रहता है, तो कई बार बच्चे उसे पकड़कर फूंक मारकर दूर तक उड़ाने की कोशिश करते हैं। तो क्या है, वो धतूरे का बीज ही है। उस पे कुछ रेसे जैसी संरचना ऊपर दिखाई देती है और छोटा सा नीचे बीज लगा होता है। तो कुछ बीज ऐसे भी होते हैं। इसी प्रकार से सहजन का बीज भी बच्चों कुछ इस प्रकार से होता है, ये जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। इसके चारों तरफ पतली सी संरचना होती है, और सहजन का जब फल पक जाता है और वो फट जाता है तो इसके बीज दूर तक उड़कर पहुंच जाते हैं। तो कुछ पंखनुमा बीज भी आप देख रहे हैं, और कुछ रेसेदार भी बीज यहाँ पर देख रहे हैं। इस प्रकार से बीजों का प्रकीर्णन होता है। और इसके अलावा पक्षियों के माध्यम से बहुत से पक्षी कुछ बीजों को खाते हैं, और जहां वो उड़ के जाते हैं और उन बीजों को खाने के पश्चात जब मल विसर्जित करते हैं तो मल के साथ भी बहुत से बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार जानवरों के शरीर में चिपक कर जब जानवर जंगल में चरने के लिए जाते हैं तो कुछ इस प्रकार के बीज होते हैं जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती हैं। तो जानवरों की पूंछ में फंस गए, शरीर में फंस गए, और जंगल से जब आपके घर की तरफ जानवर आए तो वो हुकनुमा बीज रास्ते में भी गिरते जाते हैं और वहां पर अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देते हैं। इसी प्रकार से कुछ पौधे बच्चों नदियों के किनारे भी होते हैं। तो क्या होता है, नदी में उनके बीज, उनके फल गिरते रहते हैं और पानी से बहकर दूर तक पहुंच जाते हैं। कई बार तो हम भी बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा देते हैं, प्रकीर्णित कर देते हैं, है ना। मान लीजिए चित्रकूट से आप हरिद्वार की यात्रा के लिए गए, लंबी यात्रा के लिए गए, तो कई बार खाने पीने की चीजें ले जाते हैं, है ना। जामुन भी ले गए, बेर भी ले गए, तो रास्ते में खाते गए और अपनी कार से उनकी गुठली को, जामुन की गुठली हो या फिर बेर की गुठली हो, उसको रास्ते में फेंकते जाते हैं। यानी चित्रकूट की बेर पहुंच गई हरिद्वार वाले रास्ते। इस प्रकार से भी हम बीजों को बच्चों प्रकीर्णित करते हैं, फैलाते हैं। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोगों ने चर्चा की कि पौधे अपने वंश को कैसे आगे बढ़ाते हैं, अपनी प्रजाति को कैसे आगे बढ़ाते हैं, इस विषय पे हम लोगों ने बात किया। तो पौधों में जनन की दो विधियों को जाना, एक तो लैंगिक विधि और दूसरी अलैंगिक विधि। लैंगिक विधि में हम लोगों ने जाना कि पुष्प के माध्यम से यानी जनन अंगों के माध्यम से किस प्रकार से नए पौधे पैदा होते हैं। साथ में अलैंगिक विधि में हम लोग जाने किस प्रकार अपने काया से नए पौधे जन्म लेते हैं। तो इस प्रकार की चर्चा आज के पाठ में हम लोगों ने की। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आपकी दूसरी क्लास का भी समय हो रहा है,
थैंक यू।